प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के सिलेबस के जो थर्ड यूनिट है उसमें हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय पर बात कर रहे थे। और इसके अंतर्गत आपको यह बताने की कोशिश की गई थी कि समाज में सब लोग समान नहीं होते हैं। अलग अलग आधारों पर समाज के अलग अलग लोग अलग अलग खंडों में विभक्त हैं। जैसा कि हम लोग प्रथम कक्षा में बात कर रहे थे कि एक तो सामाजिक विभेदीकरण होता है और एक सामाजिक स्तरीकरण होता है, ठीक है। लेकिन विभेदीकरण और स्तरीकरण में जब हमने अंतर किया था तब हमने जो सामाजिक विभेदीकरण का जो नॉर्थ का जो वर्गीकरण था, उस नॉर्थ के वर्गीकरण में नॉर्थ ने सामाजिक विभेदीकरण के 4 आधार बताए थे। पहला आधार उन्होंने बताया था कि समाज में प्रकार के आधार पर सामाजिक विभेदीकरण देखने को मिलता है। कुछ लोग किसी प्रकार का कार्य करते हैं, कुछ लोग किसी प्रकार का कार्य करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से संस्कृति के आधार पर सामाजिक विभेदीकरण बताया था कि विभिन्न समाजों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां होती है। रुचि के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में विभक्त है, ठीक है। सामाजिक विभेदीकरण का चौथा आधार उन्होंने क्रम विन्यास बताया था। और क्रम विन्यास से तात्पर्य परिस्थितियों का क्रम विन्यास, परिस्थितियों का ऊंच नीच। ये जो सामाजिक विभेदीकरण के जो 4 आधार उन्होंने बताए थे, तो ऊपर वाले जो 3 आधार हैं, प्रकार, संस्कृति और रुचि, उन विभेदीकरण के आधारों में हमको किसी भी प्रकार का ऊंच नीच देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी संस्कृति अच्छी या बुरी नहीं होती है और कोई भी रुचि अच्छी या बुरी नहीं होती। हर ये संस्कृति, प्रकार और रुचि सब अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना महत्व रखती है, स्थान रखती है। ऊंच नीच इनमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन विभेदीकरण का जो चौथा आधार नॉर्थ ने बताया, क्रम विन्यास, वो परिस्थितियों का क्रम विन्यास है। और परिस्थितियों के क्रम विन्यास से तात्पर्य परिस्थितियों का ऊंचे से नीचे या नीचे से ऊपर के क्रम में जचे हुए होना। इसी परिस्थितियों के क्रम विन्यास को नॉर्थ ने सामाजिक स्तरीकरण कहा, ठीक है। इसके पश्चात हमने सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न प्रकार की विशेषताओं की बात की, जिसमें कहा था कि सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है, सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों में भिन्नता देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ हमने क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण समझने के लिए जरूरी कि हमको परिस्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के क्रम विन्यास को ही सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। कौन सी परिस्थिति उच्च होगी सामाजिक संस्तरण में, कौन सी परिस्थिति कहां पर स्थापित होगी, ये कैसे डिसाइड होगा, इसके निर्धारण के आधार क्या है कि कौन सी परिस्थिति तो उच्च है, कौन सी परिस्थिति मध्यम है, कौन सी परिस्थिति निम्न है। तो इसके निर्धारण की अगर हम बात करें तो टालकट पार्सन्स ने परिस्थिति निर्धारण के 6 कारकों की बात की थी, 6 आधारों की बात की थी। पहला नातेदारी समूह के सदस्यता, दूसरी व्यक्तिगत विशेषताएं या गुण, तीसरी अर्जित उपलब्धियां, चौथा द्रव्यजात, 5वां सत्ता और छठा शक्ति। इन आधार पर परिस्थिति का निर्धारण होता है, ठीक है। लेकिन टालकट पार्सन्स के अतिरिक्त हमने गत कक्षा में हम बात कर रहे थे, जब हमने वर्ग व्यवस्था की बात की थी कि वर्गों के निर्धारण का आधार क्या है, तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि वर्गों के निर्धारण का एकमात्र आधार आर्थिक है। आर्थिक आधार पर वर्गों का निर्माण होता है, वर्गों का निर्धारण होता है। और इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है वे एक वर्ग के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात जो परिस्थिति निर्धारण की है, जो वर्गों के निर्माण की, वो है कि कोई समाज किन सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान करता है। तो यानी कि किसी समाज के सामाजिक मूल्य व्यक्ति की परिस्थिति को निर्धारित करते हैं और उसी आधार पर समाज में सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। जैसा कि हमने उदाहरण के द्वारा आपको बताने की कोशिश की थी कि संपत्ति परिस्थिति निर्धारण का आधार है। किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक संपत्ति, इसका मतलब सामाजिक संस्तरण में उस व्यक्ति का स्थान उच्च होना चाहिए। लेकिन समाज ये देखेगा कि किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक संपत्ति है तो उसके पास संपत्ति का स्रोत क्या है, उसने संपत्ति कैसे अर्जित की। अगर उस व्यक्ति ने समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार संपत्ति अर्जित की है तो नो डाउट, निसंदेह उस व्यक्ति को सामाजिक संस्तरण में सबसे उच्च स्थान पर बिठाया जाएगा। अगर समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के विपरीत जाकर उसने संपत्ति अर्जित की है तो भले उसके पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, वो सामाजिक संस्तरण में धरातल पर होगा, ठीक है। ये सारी बातें हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे सामाजिक संस्तरण के स्वरूपों की, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों की। भारतीय संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों की हमने बात की कि प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार स्वरूप वर्ण व्यवस्था रही है, जिसके आधार पर संपूर्ण भारतीय हिंदू समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसी आधार पर इनको अलग अलग काम सौंप दिए गए थे। वर्ण व्यवस्था की समाप्ति से लेकर आज तक भारत में सामाजिक स्तरीकरण का जो स्वरूप है वो जाति व्यवस्था है। वर्णों से संबंधित अनेक जातियां और उपजातियां वर्णों के पतन के बाद प्रारंभ हुई और आज तक भारत में सामाजिक स्तरीकरण का जो स्वरूप है वो जाति व्यवस्था के आधार पर देखने को मिलता है। उसके पश्चात हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों के अंतर्गत वर्ग व्यवस्था की बात कर रहे थे
और उसके अंतर्गत आपको ये बताने की कोशिश की कि भारत के अतिरिक्त विश्व के जो अधिकांश भाग हैं उनमें सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग व्यवस्था रही है, यानी कि वर्गों के आधार पर विश्व के अधिकांश देश अलग अलग वर्गों में विभाजित रहे हैं। वर्ग क्या है? तो वर्ग से तात्पर्य कि एक वर्ग में एक सी परिस्थिति के लोग होते हैं, यानी कि वर्गों का निर्माण कैसे होगा? यानी कि समाज में जिन लोगों की परिस्थिति, जिन लोगों का सामाजिक पद एक समान है, वे एक वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, वे एक वर्ग समूह बना लेते हैं। इस प्रकार जिन लोगों की परिस्थिति समूह है उन लोगों ने एक वर्ग समूह बना लिया। इस प्रकार परिस्थितियों के आधार पर समाज में अनेक परिस्थिति समूह देखने को मिलते हैं जो कि उच्च, मध्यम और निम्न क्रम में होते हैं। इस प्रकार विश्व के अधिकांश भागों में सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप वर्ग व्यवस्था रही। ठीक है, वर्गों के आधार पर समाज अलग अलग खंडों में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्गों में विभाजित रहा। और विश्व के अधिकांश भागों में, भारत को अगर छोड़ दिया जाए तो आज भी सामाजिक स्तरीकरण का आधार अधिकांश देशों में वर्ग व्यवस्था ही रही है। वर्गों के निर्धारण कैसे होता है? इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्गों का निर्धारण आर्थिक आधार पर होता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं जिन लोगों की सामाजिक परिस्थिति समान होती है वही वर्ग का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ एकमात्र कारक आर्थिक ही नहीं है। आर्थिक कारण एक वर्ग निर्धारण का कारण हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर ही वर्गों का निर्माण हो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वर्गों के निर्धारण में आर्थिक कारण के आधार पर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अनेक कारक होते हैं जो कि वर्गों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। वर्ग व्यवस्था के बारे में बताया गया था कि वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करके जम करके उच्च वर्ग में जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की परिस्थिति में गिरावट हो तो वो निम्न वर्ग में आ सकता है। ये तमाम बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज सामाजिक स्तरीकरण का जो अगला स्वरूप है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला जो स्वरूप है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार वो है दास प्रथा। और दास प्रथा के आधार पर क्या था कि संपूर्ण समाज जो है दो भागों में विभाजित था। एक स्वामी हुआ करते थे और दूसरे दास हुआ करते थे। ठीक है, बहुत प्राचीन समय में सामाजिक स्तरीकरण का आधार दास प्रथा रही है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज दो भागों में विभाजित है। जो कम संख्या में है वो स्वामी है और जो अधिक संख्या में है वो दास है। दास और स्वामी की जहां तक बात है, मानव इतिहास में दास प्रथा भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप रही है, सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप रही है। हाबहाउस ने कहा है इसके बारे में कि दास वह व्यक्ति है हाबहाउस के अनुसार जिसे कानून और परंपरा दोनों दूसरे की संपत्ति मानते हैं। यानी कि दास को अपने आप पर कोई अधिकार नहीं है, दास अपनी खुद की संपत्ति नहीं है, जिसे कानून भी और परंपरा भी दूसरे की संपत्ति मानते हैं। दूसरे की किसकी? स्वामी। ठीक, दास वह व्यक्ति है हाबहाउस के अनुसार जिसे कानून और परंपरा दूसरों की संपत्ति मानते हैं। कुछ विशिष्ट स्थिति में वह पूर्णतः अधिकार विहीन है, दास के पास किसी प्रकार के अधिकार नहीं है, तथा कुछ स्थितियों में उसकी रक्षा उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से एक बैल या गधे की, यानी कि दासों की स्थिति पशुओं समान थी। पशुओं समान कैसे? यानी कि जिस प्रकार से पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है उसी प्रकार से दासों को भी खरीदा और बेचा जाता था। उनका खुद पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता था। परंपरा भी इन पर दूसरों का अधिकार मानती थी और कानून भी इन पर दूसरों का अधिकार मानते थे। और दूसरों का जो अधिकार था वो किनका था? वो स्वामियों का अधिकार था। स्वामी इनसे जो है पशु सम्मत व्यवहार किया करते थे, इनको खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के कारण, सभ्यता के विकास के कारण, आधुनिक युग में मानव अधिकार और प्रजातांत्रिक विचारधारा के कारण सामाजिक संस्थान का यह स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। यह समूह भेद का आदिम स्तर है, यानी कि आदिम समाजों में इस प्रकार का सामाजिक संस्थान देखने को मिलता था। ठीक है, वर्तमान समाज में विश्व के किसी भी हिस्से में सामाजिक स्तरीकरण का आधार दास प्रथा नहीं है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण का जो अगला स्वरूप है वह है जागीर। जागीरों के आधार पर विशेष रूप से यूरोपीय देशों में सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। भारतीय समाज में या यूं कहें कि एशिया में कहीं भी जागीरों के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण देखने को नहीं मिलता। भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को छोड़ दिया जाए तो जो अन्य एशियाई प्रांत हैं, एशियाई देश है, उनमें जो है सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग व्यवस्था, यानी कि विश्व के अधिकांश देशों में वर्ग व्यवस्था का जो आधार है, जो स्वरूप है वो सामाजिक संस्थान का जो स्वरूप है वो वर्ग व्यवस्था रही है। लेकिन कुछ यूरोपीय देश है जिन यूरोपीय देशों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जागीरें रही है। ये जागीरें क्या है? ये जागीरें भी ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग वर्ग व्यवस्था
व्यवस्था की बात करें, जागीरों के आधार पर संपूर्ण जो है यूरोपीय समाज 3 जागीरों में विभाजित था। ऊपरी पर पादरी हुआ करते थे, नंबर 2 पर सरदार हुआ करते थे, नंबर 3 पर साधारण जनता कृषक या किसान हुआ करते थे। जैसा कि आपको बताया गया था कि मध्य युग में यूरोपीय समाजों में जागीरों की प्रथा थी, सामाजिक संस्था का आधार जागीरें थी। ये जागीरें प्रथा और कानून द्वारा मान्य थी, ठीक है, इनको प्रथाएं भी मानती थी और कानून भी मानते थे, एक बात। दूसरी बात, सामाजिक संस्करण में यूरोपीय समाजों में जागीरों के आधार पर जब सामाजिक संस्करण, तो पादरियों को सबसे उच्च स्थान प्रदान किया गया था। क्यों? क्योंकि जो है चर्च जो है पादरियों के अधीन हुआ करता था। ईसाई क्रिश्चियनिटी में, ईसाई समाज में जो है धार्मिक कार्य करने वाले पादरी होते हैं, ठीक, इसलिए धार्मिक कार्य करने वाले को उच्च स्थान प्रदान किया गया था। जिस प्रकार से भारतीय हिंदू समाज में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्रदान किया गया क्योंकि वो धार्मिक कार्यों को संपन्न करते थे। उसी प्रकार से ईसाई समाज में, यूरोपीय देशों में जब जागीरों की व्यवस्था थी, वहाँ चूंकि चर्च जो है इनके अधीन था, इसलिए पादरियों को सबसे उच्च स्थान प्रदान किया गया। हम बात करें प्रथा तथा कानून दोनों द्वारा ये जागीरें मान्यता प्रदान थी। इसमें 3 वर्ग होते थे, पादरी, सरदार और साधारण जनता। और साधारण जनता के अंतर्गत सामान्य किसान आदि आया करते थे। सामाजिक वर्गों की तरह ये तीनों जागीरों के सदस्य एक विशेष जीवन शैली के अनुसार रहते थे तथा ऊंचे नीचे के क्रम में इन तीनों को क्रम में स्थान प्राप्त था। चूंकि राज्य चर्च के अधीन था, चूंकि राज्य चर्च के अधीन था और चर्च में जो धार्मिक कार्य संपन्न करने वाले होते हैं उनको वो पादरी कहते हैं, इसलिए पादरियों को सामाजिक संस्था में उच्च स्थान प्रदान किया गया, ठीक है। क्योंकि राज्य चर्च के अधीन था, अतः पादरियों को सामाजिक संस्था में प्रथम स्थान प्राप्त था, ठीक है। गोटोमोर कहते हैं कि जागीरों की 3 विशेषताएं। सबसे ऊपर पादरी होते हैं क्योंकि राज्य चर्च के अधीन है। सेकंड नंबर पर सरदार होते हैं। सरदार वे हैं जो खुद कृषि कार्य नहीं करते हैं, साधारण जनता किसानों से कृषि कार्य करवाते हैं और इनसे जो उपज होती है, जो उत्पादन होता है उसको एकत्रित करते हैं, ठीक है। और पादरियों को जो है अपने पालन पोषण के लिए कुछ अन्न आदि भेंट कर देते हैं, शेष खुद रखते हैं और जो साधारण जनता किसान है उनको मात्र इतना ही देते हैं जितना उनको भरण पोषण के लिए चाहिए। शेष का संग्रहण ये सरदार लोग खुद करते हैं जिनकी खुद की जमीनें होती हैं। बोटोमर कहते हैं, इनकी विशेषताएं बताते हैं जागीरों की, कि हर जागीर की एक परिभाषित परिस्थिति थी। हर जागीर की एक परिभाषित परिस्थिति थी, यानी कि ये जो जागीर है, पादरी है, सरदार है, साधारण जनता है, इनका एक पद होता था सामाजिक संस्था में। नंबर 2, जागीरों में स्पष्ट श्रम विभाजन था, काम का बंटवारा था कि पादरी चर्च से संबंधित कार्य करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, सरदार जो कि जमीनों के मालिक हुआ करते थे वे साधारण जनता से, किसानों से कृषि कार्य करवाएंगे और उत्पादन का संग्रहण करेंगे। साधारण जनता जिनको किसान कहते हैं, वे जिनका खुद की कोई भूमि नहीं होती थी लेकिन इनकी भूमि पर कृषि कार्य करके अपना भरण पोषण किया करते थे। इस प्रकार से जागीरों में एक स्पष्ट श्रम विभाजन था। जागीरें राजनीतिक समूह थी, ठीक है। जागीरें राजनीतिक समूह थी, इसका मतलब राज्य में राजनीतिक स्थिति कैसी होगी ये जागीरें तय करती थी। ये तीनों विशेषताएं जागीरों को स्तरीकरण की ठोस भूमिका प्रदान करती थी। तो कहने का तात्पर्य, विभिन्न समाजों में, विभिन्न कालों में, विभिन्न देशों में, हर समाज में सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। जैसा कि हम लोग सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं के बारे में बात करते थे, जब आपको कहा गया था कि सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है, यानी कि बहुत पुराना है। प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। ऐसा कोई भी समाज नहीं जिस समाज में सामाजिक स्तरीकरण देखने को नहीं मिलता हो। हाँ, उसके स्वरूपों में भिन्नता हो सकती है। जैसे कि हम बात करते थे कि भारतीय हिंदू समाज में, प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण था। वर्ण व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात वर्णों से संबंधित अनेक जातियां और उपजातियां बन गई। तो वर्ण व्यवस्था की समाप्ति से लेकर वर्तमान समाज तक भारतीय समाज में, विशेष रूप से भारतीय हिंदू समाज में, सामाजिक स्तरीकरण का आधार जाति व्यवस्था है, ठीक है। विश्व के जो अधिकांश देश हैं उनमें सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप वर्ग व्यवस्था है। वर्गों के आधार पर जो है विश्व के अनेक देश हैं वो अलग अलग स्तरों में विभक्त हम कह सकते हैं। उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है। वर्ग व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था खुली व्यवस्था थी, लेकिन वो खुली व्यवस्था ऊपर वाले 3 वर्णों में लागू थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में। शूद्रों में यह खुलापन लागू नहीं था। जाति व्यवस्था जाति व्यवस्था बंद व्यवस्था है, जो कि जन्म पर आधारित है, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है।
बंधु वर्ग है। व्यक्ति कितनी ही अपनी परिस्थिति में सुधार कर ले लेकिन अपनी जाति में परिवर्तन नहीं कर सकता। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति अपनी ही जाति में बना रह सकता है। जाति के बारे में हमने कहा था, जाति जन्म पर आधारित है। जाति एक बंधु वर्ग है। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है। जाति अंतःविवाही है। उच्च जाति और निम्न जाति में भेदभाव पाया जाता है। जाति में सहवास से संबंधित अनेक नियम होते हैं। ये सारी बातें हमने जाति व्यवस्था के अंतर्गत करी थी, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय था परीक्षा के दृष्टिकोण से। सामान्यतः जब सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो जाति व्यवस्था के बारे में जरूर पूछा जाएगा। इसके पश्चात हमने वर्ग व्यवस्था के बारे में बात की। जैसे कि आपको बताया कि विश्व भारत को छोड़ दें तो विश्व के अधिकांश देशों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग व्यवस्था रही है। वर्ग क्या है? वर्ग में एक से परिस्थिति के लोग, जिन लोग वर्ग में एक से परिस्थिति के लोग होते हैं, इसका मतलब है जिन लोगों की परिस्थिति लगभग एक समान होती है वे एक वर्ग का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से अनेक परिस्थिति समूह समाज में देखने को मिलते हैं। कुछ परिस्थिति समूह उच्च होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ निम्न होते हैं। इस प्रकार उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्गों का निर्माण होता है। वर्ग व्यवस्था खुली व्यवस्था है, यानी कि व्यक्ति अपनी परिस्थिति में सुधार करके उच्च वर्ग में जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की परिस्थिति में गिरावट हो जाती है तो वो निम्न वर्ग में जा सकता है। ठीक है, ये वर्ग व्यवस्था के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण रहा। इसके पश्चात हमने दास प्रथा के बारे में बात करी। दास प्रथा के आधार पर, चूंकि आदिम समाजों में सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता था, जिसमें संपूर्ण समाज दो भागों में विभाजित था, स्वामी और दास। दास पशु सम्मत होते थे, जिनको परंपरा और कानून दूसरे की संपत्ति मानते थे। दूसरे की संपत्ति से तात्पर्य वो स्वामी की संपत्ति हुआ करती थी। उनकी देखरेख वैसे ही की जाती थी जिस प्रकार से पशुओं की जाती, यानी कि पशु सम्मत उनसे व्यवहार किया करते थे। स्वामियों के द्वारा इनको बेचा और खरीदा जाता था, यानी कि दास लोगों का अपने आप को कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के कारण, सभ्यता के विकास के कारण सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप आज विश्व में कहीं भी दास प्रथा के आधार पर देखने को नहीं मिलता, किसी समूह हुआ करता था। उसके पश्चात हमने जो है कुछ यूरोपीय समाजों की बात की कि कुछ मध्य युग में यूरोपीय समाजों में जागीरों के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण रहा, जिसमें संपूर्ण यूरोपीय समाज 3 भागों में विभाजित रहा। पादरी, सरदार और साधारण जनता या किसान। चूंकि चर्च जो है, राज्य जो है चर्च के अधीन हुआ करता था, इसलिए, और चर्च से संबंधित धार्मिक कार्य करने वाले पादरी हुआ करते थे, इसलिए पादरी को सबसे उच्च स्थान प्रदान कर दिया गया। दूसरे नंबर पर सरदार थे, जिनकी अपनी भू संपत्ति हुआ करती थी, जो कि साधारण जनता से या किसानों से कृषि कार्य करवाया करते थे और उत्पादन खुद ले लिया करते थे। साधारण जनता किसानों को उनके भरण पोषण योग्य जो है अन्न आदि दे दिया करते थे। तो इस प्रकार से ये जो जागीर है, ये परंपरा और कानूनों के द्वारा मान्यता प्रदान थी। इनकी एक परिभाषित परिस्थिति हुआ करती थी, इनमें इस पर श्रम विभाजन था और ये एक राजनीतिक समूह हुआ करती थी। ठीक है, ये तीनों विशेषताएं जागीरों को स्तरीकरण की ठोस भूमिका प्रदान करती है। तो ये सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अध्याय था सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप, उनका हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।